अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आर्टिकल पे। आप जानते हैं इंग्लिश के अंदर आर्टिकल दो तरह के हैं, ए और एन, और दूसरा है दी या इसकी प्रोनाउंसिएशन दा भी होती है। इसमें ए और एन ये दोनों जो है इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। अच्छा, असल में हमने देखना ये है कि इनकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में किन वर्ड्स के साथ हम इनको अप्लाई कर सकते हैं और किन वर्ड्स के साथ हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन। तो इसमें आप देखें इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन बोथ आर इक्वल टू वन विद रिस्पेक्ट टू देयर मीनिंग। कि ये जो दोनों लफ्ज़ हैं ए या एन, अभी हम इनकी डिफरेंस के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन आप ये देखें ए या एन, चाहे ए हो तो भी वन का मीनिंग देगा, एन हो तो भी वन का मीनिंग देगा। अब जब ये वन का मीनिंग दे रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जिस नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे ये वन, जिस भी नाउन के साथ, उसके अंदर एक तो दो बातें होनी चाहिए। एक तो वो सिंगुलर हो और दूसरा ये कि काउंटेबल हो, ताकि आप उसके साथ वन अटैच कर सकें। ये अब पहले नाउन्स के डिस्कशन में हम ये बात देख चुके हैं। वन का लफ्ज़ हम उस नाउन के साथ अटैच करते हैं जो काउंटेबल होता है। जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ हम वन नहीं लगाते, यानी वन मिल्क नहीं कहते, हम वन शुगर कभी नहीं बोलेंगे, वन ब्रेड नहीं बोलेंगे हम लोग जो है ना। तो लिहाजा वन का लफ्ज़ हम उसी नाउन के साथ अटैच करते हैं जो काउंटेबल हुआ करता है। वन बॉय, वन चेयर, वन स्कूल, वन कॉलेज, वन सिटी, वन चेयर, ये हम इस तरह के लफ्ज़ जो है ना वो काउंटेबल नाउन के साथ हम वन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि ए और एन वन का ही मीनिंग दे रहा है तो इसका मतलब ये निकल आया कि ये ए और एन काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा और सिंगुलर होना चाहिए। एक बात तो ये होगा। दूसरी बात ये ज़रा गौर करें, इसको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कह रहे हैं, तो वो जो नाउन है वो भी इनडेफिनिट होना चाहिए, वो डेफिनिट नहीं होगा। अब यहां से समझें, डेफिनिट नाउन होता है प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर। डेफिनिट का मतलब ये होगा। और जो इनडेफिनिट है वो होता है अनकॉमन। इनडेफिनिट जो है ना वो मतलब जनरल हुआ करता है, सॉरी अनकॉमन नहीं कहना चाहिए, इनडेफिनिट जो है ना वो जनरल हुआ करता है, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर नहीं होता। तो दूसरी बात ये आ गई कि और ये क्वालिटी आप जानते हैं वो है कॉमन नाउन के अंदर। तो अब यहां से आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि ए या एन की एप्लीकेशन के लिए किसी भी नाउन के अंदर ये तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। इट मस्ट बी सिंगुलर, इट मस्ट बी काउंटेबल एंड इट मस्ट बी कॉमन। अच्छा, ये कॉमन का जो नाउन है ये एक बार फिर ज़हन में रख लें। ये नाउन को जब हमने डिस्कस किया था तो उसके अंदर बड़ी डिटेल में हमने बात की थी कि बेसिकली दो ही कैटेगरीज हैं, कॉमन एंड प्रॉपर। और ये जो हम देखते हैं जी मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन्स, ये असल में उसी कॉमन नाउन की ही फर्दर एक्सपेंशंस हैं। तो इसका मतलब यह हुआ जब हम कॉमन नाउन कह रहे हैं इट इंक्लूड्स मटेरियल नाउन, इट इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो इसके अंदर ये मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन्स भी शामिल जब हम कॉमन का लफ्ज़ जो है ना वो बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें में रखेंगे आप, कॉमन के अंदर ये चीज़ें शामिल। और फिर इनमें से कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग, मिसाल के तौर पर हम लफ्ज़ फीलिंग इस्तेमाल करते हैं, ये फीलिंग एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप फीलिंग कह सकते हैं,
मैनी फीलिंग्स का लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फीलिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, कॉमन भी है और काउंटेबल भी। अनकाउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल नहीं है, ये बात जो है ना वो ज़हन में रखें। अनकाउंटेबल के साथ आप ए या एन नहीं लगा सकते। तो सबसे पहली बात ये, अब आप करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी सेंटेंस को जब आप इवेल्युएट करें, करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी सेंटेंस को जब आप इवेल्युएट करेंगे, तो सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल को अगर आप देखना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि जिस नाउन के साथ वो अटैच है उस नाउन के ऊपर गौर करें। उसके अंदर ये तीनों एस्पेक्ट्स होने चाहिए, कोई एक भी मिसिंग होगा तो वो गलत होगा। तीनों एस्पेक्ट्स कौन से, कि वो कॉमन नाउन होना चाहिए, प्रॉपर नाउन हरगिज नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि वो काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। ये तीनों के तीनों फीचर्स जिस नाउन के अंदर होंगे तो उससे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर इन तीनों में से कोई एक फीचर भी मिसिंग है तो इनडेफिनिट आर्टिकल का लगना गलती, इनडेफिनिट आर्टिकल का मौजूद होना गलत। कुछ रेयर केसेस आ जाते हैं, कुछ मतलब एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं जहाँ पे हम मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल लगा देते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ भी लगा देते हैं। अच्छा, अब देखें कि प्रॉपर नाउन के साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल जो है ना कब लगा सकते हैं, जब हम किसी प्रॉपर नाउन को ये शो करना चाह रहे हैं कि वो अननोन टू द स्पीकर और लिसनर, कि स्पीकर और लिसनर के लिए वो पर्सन अननोन था। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं yesterday I met a Mr. Sehgal in the party and he told me quite strange things about his business. Yesterday I met a Mr. Sehgal in the party and he told me quite strange things about his business. अच्छा, अब यहां पर आप देखें, मिस्टर सहगल एक प्रॉपर नाउन, उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ, पॉसिबल है। यहाँ ये मीनिंग दिया जा रहा है कि मिस्टर सहगल नामी कोई साहब मिले, सहगल नामी कोई साहब मिले, इस नाम के कोई साहब मिले, मतलब मिस्टर सहगल वॉज अननोन टू द स्पीकर और अननोन टू द लिसनर, कि ये स्पीकर लिसनर दोनों के लिए या उनमें से किसी एक के लिए ये पर्सन अननोन था, कोई उसको जानता नहीं था। तो ये अगर हमने सेंस डेवलप करनी है किसी पर्सन के बारे में, इवन किसी प्लेस के बारे में, कोई इदारे का नाम है सपोज, कोई किसी दफ्तर का नाम है और उसके बारे में कोई हम मतलब पहले से कुछ नहीं जानते, तो हम कहते हैं कि इस नाम का कोई इदारा है वहाँ पे, या इस नाम का कोई दफ्तर है वहाँ पे। जैसे हम उर्दू में इस किस्म की एक्सप्रेशन बोल रहे थे कि इस नाम की कोई बुक शॉप है या इस नाम की कोई दुकान है। अब देखिए, ये हम कहना ये चाह रहे हैं कि वी आर नॉट फेमिलियर विद द प्लेस, विद द ऑफिस और विद द बुक शॉप, और वी आर नॉट फेमिलियर टू द पर्सन, हम उस पर्सन से फेमिलियर नहीं है, हम ये आइडिया डेवलप करना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में हम इनडेफिनिट आर्टिकल उसके साथ जो है ना वो लगाएंगे, प्रॉपर नाउन के साथ, उस सूरत में। इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं है कि हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल लगा दें, इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं बनती कि हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल जो है ना वो लगा दें।
तो एक तो ये बात जो है ना वो अच्छी तरह से ध्यान में रहनी चाहिए। और फिर ये कि अब आप आ जाएं ए और एन के डिफरेंस के बारे में। देखिए दोनों का मीनिंग तो वन है, आप यकीनन पहले से जानते हैं कि ए और एन का जो डिफरेंस है, अब अच्छी तरह से ऑलरेडी आप लोगों के ज़हनों के अंदर है कि आप एन इस्तेमाल करते हैं जब आप वॉल साउंड से कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, कोई वर्ड शुरू कर रहे हैं, चीज़ नहीं कहना चाहिए, कोई वर्ड, कोई नाउन। वॉल साउंड से आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आप उससे पहले एन इस्तेमाल करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे ए। कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट ले रहे हैं तो ए इस्तेमाल करेंगे, वॉल साउंड से स्टार्ट ले रहे हैं तो आप एन इस्तेमाल करते हैं। अब ये वॉल साउंड आमतौर पर ज़हनों के अंदर आता है कि ये जो लेटर्स हम यूज़ करते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, हम यही कहते हैं, क्लासेस में यही बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि ये वॉल लेटर्स हैं और इनसे पहले जो है ना वो हमने एन इस्तेमाल करना है। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखें, इन वॉल लेटर्स का मौजूद होना ज़रूरी नहीं, असल जो ज़रूरी चीज़ है वो वॉल साउंड का होना ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोगों ने जो है ना वो ध्यान में रखनी। इन वॉल लेटर्स का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब ये बात कि वॉल साउंड कौन सी साउंड हुआ करती है, तो आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कुछ वोकल ऑर्गन्स हैं। आप जानते हैं ये हमारे लिप्स, वोकल ऑर्गन्स का आउटर पार्ट जो है ना ये हमारे लिप्स हैं। फिर उसके पीछे चले जाएं टीथ, दांत हमारे, उसके पीछे चले जाएं दांतों के पीछे मुंह के अंदर जो ज़बान, टंग मौजूद है और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। आप टंग के पार्ट्स को देखें तो टिप ऑफ द टंग, ज़बान की नोक है। फिर उसके पीछे चले जाएं तो ब्लेड ऑफ द टंग है। फिर उसके पीछे चले जाएं बैक ऑफ द टंग मौजूद है। ये 2-3 हिस्से हैं आपकी ज़ुबान के। अच्छा, अगर आप अपनी इस ओरल कैविटी को गौर करें, आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, आप बेहतर तौर पर जानते हैं, ओरल कैविटी को अगर आप समझें तो दांतों के पीछे जो है वो ऊपर, ज़बान के ऊपर, मुंह की जो छत टाइप सी जो बनी हुई है ज़बान के ऊपर जो है उसको आप पैलेट, जिसको उर्दू में तालू कहते हैं, तो इंग्लिश में आप लफ्ज़ पैलेट इस्तेमाल करते हैं। और उस पैलेट में भी पहले जो फ्रंट पे है वो हार्ड पैलेट है और फिर पीछे गले के करीब जो है वो सॉफ्ट पैलेट जो है ना ये हो जाता है। अच्छा, फिर आप ये देखें वो जो हार्ड पैलेट और आपके जो फ्रंट अपर टीथ, ऊपर वाले जो दांत हैं, उन दांतों के फौरन पीछे आपकी टीथ रिज मौजूद है। एल्वियोलर रिज का नाम भी देते हैं या टीथ रिज का नाम भी देते हैं। ये सारा कुछ आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, ये सारा कुछ आप जानते हैं, ये हमारे वोकल ऑर्गन्स हैं हमारे। और फिर ये मतलब हलक के अंदर चले जाएं तो यहाँ पर यूवुला मौजूद है और फिर उसके नीचे जो है ना वो साउंड बॉक्स मौजूद है और फिर जो है वो विंड पाइप है जो हमारे लंग्स के साथ जो है ना वो जुड़ी हुई। ये तमाम के तमाम वोकल ऑर्गन्स हैं जो मतलब बोलने में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। देखिए, इन वोकल ऑर्गन्स को ध्यान में रखें। फिर हम आते हैं वॉल साउंड की तरफ, कॉन्सोनेंट साउंड की तरफ। वॉल साउंड वो साउंड हुआ करती है कि जब हम बोलने लगे तो हमारे वोकल ऑर्गन्स में से कोई भी दो एक दूसरे के ना तो करीब आए ना एक दूसरे को टच करें। इस किस्म की जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट विल बी अ वॉल साउंड। फिर सुन लें, द साउंड प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी क्लोजर or narrow passage created by any two of the vocal organs। यानी कोई से भी दो वोकल ऑर्गन्स की तरफ से
ना तो क्लोजर पैदा हो और ना ही कोई नैरो पैसेज पैदा हो। जो साउंड के बाहर आने का रास्ता है, साउंड के प्रोड्यूस होने का रास्ता है, वो ओपन रहे, उसमें जरा बराबर भी जो है ना वो रुकावट ना आने पाए। साउंड के जो बाहर आने का रास्ता वो बिल्कुल ओपन, उसमें जरा भी किसी किस्म की रुकावट ना आने पाए, तो फिर जो साउंड पैदा होगी वो वॉल साउंड होगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, आप ए, लेटर ए है, लेकिन आप देखते हैं ये जो लेटर ए है ये भी 4-5 मुख्तलिफ किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर आप लफ्ज बोलते हैं आफ्टर या फादर। आफ्टर में ए इस्तेमाल हुआ, फादर की दरमियान में ए इस्तेमाल हुआ, आ की साउंड आई। अब आप जरा गौर करें, आ की साउंड बोलेंगे, आपके तमाम के तमाम वोकल ऑर्गन्स एक दूसरे से दूर है। आ जब आप बोलेंगे तो ये एक वॉल साउंड। आप इसी ए से पैदा होने वाली कोई और साउंड देखिए, आप ए एन टी, एंट, च्यूंटी है ना, ए एन टी, एंट, ए है यहाँ पे, लेकिन ये वही ए अब यहाँ पर डिफरेंट साउंड पैदा कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। अब बोलते हैं एंट, ए एन टी, एंट। अब ये जो ए का लफ्ज है, ए की जो साउंड है, जैसे एम ए एन मैन में आप बोलते हैं, एफ ए एन फैन पे बोलते हैं, या हमारे पास ये जो एन में ए है, एन, तो ये जो साउंड है, ए की जो साउंड है, ये भी वॉल साउंड है। आप इसको भी बोलेंगे ए, तो कोई भी वोकल ऑर्गन्स एक दूसरे के करीब नहीं आते, सब एक दूसरे से दूर है। इसी तरह आप ये देखें कि अबाउट, ए बी ओ यू टी, अबाउट का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, अपॉन का लफ्ज यूपी, पहले हम अबाउट ए से देख लेते हैं। अबाउट का लफ्ज आप देखें, ए इस्तेमाल हुआ है लेकिन हल्की सी आ की साउंड पैदा हुई। अबाउट, हल्की सी आ जो है ना ये साउंड प्रोड्यूस हुई है। अब यहाँ पर आप देखें ये ए है लेकिन डिफरेंट साउंड्स, आप इन साउंड्स के ऊपर गौर करते चले जाएं। हल्का सा आ जब बोलेंगे तो ये भी एक वॉल साउंड होगी। अच्छा, इसी तरह जब आप ई बोलते हैं, ई बोलें आप, आपके तमाम के तमाम वोकल ऑर्गन्स एक दूसरे से दूर रहते हैं। ई बोलते हुए, आ बोलते हुए, ऊ बोले आप, डबल ओ की जो साउंड है ऊ, तो उस सूरत में भी आप देखें तमाम के तमाम वोकल ऑर्गन्स एक दूसरे से दूर हैं, करीब नहीं आते, ना एक दूसरे को टच करते। तो अब आप ये देखें, ये तमाम की तमाम साउंड्स जो है ना ये वॉल साउंड्स, इनको जो है ना वो वॉल साउंड्स कहा जाता है। और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो इनके अपोजिट हो जाती हैं, जहां पे कोई भी दो वोकल ऑर्गन्स या तो एक दूसरे को टच करने लग जाएं या एक दूसरे के करीब आ जाएं, यानी क्लोजर क्रिएट कर दें या नैरो पैसेज क्रिएट कर दें, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट विल बी अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, हम लफ्ज बोलते हैं बी, ए बी सी डी। आप ये गौर करें, जब हम बी बोलते हैं तो हम एक्चुअली दो साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहली साउंड है ब, और उसके साथ ई अटैच हुआ है और ये दो साउंड्स मिलकर बी बना है। तो अब ये देखें, ब बोलते हुए हमारे दोनों लिप्स जो है ना वो कंबाइन हो जाते हैं, तो लिहाजा ये जो ब की जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड। सी बोलते हैं, यहाँ पर भी आप दो साउंड्स प्रोड्यूस करें। सेकंड साउंड ई की है लेकिन उससे पहले स आपकी ब्लेड, गौर करें ये स की जो साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई है। आपकी जो ब्लेड ऑफ द टंग है वो टीथ रिज, ऊपर वाले दांतों के पीछे जो दानेदार सी जगह बनी हुई है, टीथ रिज, हार्ड पैलेट से पहले और दांतों के फौरन पीछे जो दानेदार सी जगह बनी हुई है उसको जो है ना वो टीथ रिज कहा जाता है। तो उसको टच कर रही है आपकी ब्लेड ऑफ द टंग, सी कहते हुए। इसी तरह डी कहते हुए ब्लेड ऑफ द टंग हार्ड पैलेट को टकराती, टच करती है हार्ड पैलेट को। और डी की साउंड, यहां पर भी दो साउंड्स हैं, ड ई, ये दोनों जब कंबाइन होती हैं तो डी की साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। दो साउंड्स हैं एक्चुअली डी जब हम बोलते हैं, दो साउंड्स, लेटर एक है, ये ध्यान में रखें, लेटर एक है लेकिन हम साउंड्स दो प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान में रखें। लेटर एक है, साउंड्स दो प्रोड्यूस कर। तो आपने ये ए और एन के डिफरेंस के लिए इन साउंड्स का डिफरेंस देखना है, लेटर को नहीं देखना।
लेटर से प्रोड्यूस होने वाली साउंड को देखना। अब यहां पर आप देखें, बहुत से बाजार हमारे लिए कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, मतलब C, D, F, G, H, G, K, L, M, N, O, M, N, P, Q, R, S, T ये कॉन्सोनेंट लेटर्स। लेकिन आप ये देखें, जब हम इनको बोलते हैं बाज़ औक़ात, तो हमारे सामने जो है दो साउंड्स होती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, अब आप देखते चले जाएं, आप MBBS करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ज़रा गौर करें, आप लिखें MBBS। अब जब MBBS में आप बोलेंगे M, अब ज़रा गौर करें, M जब आप बोलते हैं तो ए म, दो साउंड आ गए। पहली जो साउंड है वो वॉल साउंड है और दूसरी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड। तो आप NMBBS बोलेंगे, लिखेंगे NMBBS लिखेंगे, बोलेंगे। अच्छा, अब इसी तरह आप देखें, MBBS के अलावा आप और डिग्री देखें, LLB। आप जरा गौर करें, जब आप LLB बोलते हैं तो जरा L के ऊपर गौर करें, दो साउंड्स आपने प्रोड्यूस की। तो वेरी जो फर्स्ट साउंड है वो वॉल साउंड है, NLLB लिखेंगे, बोलेंगे। अब NLLB लिखेंगे और बोलेंगे। इसी तरह से अब देखिए, थाने का SHO है, S बोलते हुए आप फिर वही दो साउंड S, दो साउंड्स बोलते हैं, तो आप NSHO बोलेंगे, लिखेंगे। SHO लिखा हुआ है तो NSHO बोलेंगे और लिखेंगे। इसी तरह से अच्छा ये देखें, ये जरा गौर करें, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कहीं भी लेटर M आया हुआ है तो आपने वहां पर N लगा देना, या कहीं भी लेटर L आया हुआ है या S आया हुआ है तो आपने लेटर उससे पहले जो है ना वो इंडेफिनेट आर्टिकल में से N लगा देना, हरगिज नहीं। अगर अकेला अकेला है तो फिर तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसी दूसरे वर्ड के साथ उसके स्पेलिंग में पहला लेटर M बनता है या L बनता है या S बनता है, तो वहां ये, जैसे मिसाल के तौर पर आप S को देखें, स्कूल आप देखते हैं, गौर करें, यहां पर पहला लेटर S है। स्कूल जब आप बोलते हैं तो जरा आप गौर करें, स्टार्टिंग साउंड आपकी है स, स्टार्टिंग साउंड है स, जबकि SHO में S में पहली स्टार्टिंग साउंड है और फिर स है, और स्कूल में स्टार्ट ही आप स से ले रहे हैं, स्कूल कह रहे हैं, तो इसके साथ तो आप A लगाएंगे, ये N यहां पे गलत होगा और यहां लगाएंगे A, स्कूल, यू बोलेंगे। इसी तरह से आप LLB है, आप NLLB जो है ना वो बोलते हैं, लेकिन जब आप लफ्ज बोलते हैं लैंटर्न, लालटेन जिसे आप उर्दू में कहते हैं, लैंटर्न, LANTERN, लैंटर्न। अब ये भी लेटर L से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप बोलेंगे, जब बोलेंगे ना लैंटर्न, तो आप गौर करें, स्टार्टिंग साउंड ल, कॉन्सोनेंट साउंड है, इससे पहले आप A इस्तेमाल करेंगे, यहां N का इस्तेमाल जो है ना वो गलत होगा, लैंटर्न बोलेंगे। लेकिन LLB कहते हुए आप NLLB बोलेंगे। इसी तरह से MBBS है तो आप NMBBS बोलेंगे, NMBBS जो है ना वो बोलेंगे। लेकिन जब आप मैन का लफ्ज बोलते हैं, स्टार्ट तो ये भी M से हो रहा है, लेकिन आप M नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं मैन, म से स्टार्ट ले रहे हैं, तो आमेन, एन मैन नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, आमेन। तो ये फर्क जो है ना बेटा, ये ज़हन में रखेंगे, ये फर्क जो है ना ये ज़हन में रखेंगे। अच्छा, ये जो लेटर्स के साथ हम एन लगा रहे हैं, ये भी तमाम लेटर्स के साथ नहीं है, सिर्फ उन लेटर्स के साथ है जिनके बोलने में स्टार्टिंग साउंड वॉल साउंड बनती है और वो इंडिविजुअली बोले जा रहे हैं, अलग अलग बोले जा रहे हैं, तो वहां पर जो है ना ये एन इस्तेमाल होता है, हर जगह नहीं होता। एक तो ये चीज जो है ना वो ज़हन में रखेंगे। अच्छा, फिर आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां हम लेटर H से स्टार्ट ले रहे होते हैं और स्टार्टिंग H साइलेंट होता है।
जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास लफ्ज है HEIR, इसको बोलेंगे इंग्लिश में, ये एच साइलेंट है यहाँ पे, इंग्लिश में बोला जाएगा एयर, तो एन एयर, वारिस को कहते हैं, तो एन एयर, ए, अच्छा इसको हेयर नहीं बोलेंगे, मुमकिन है कुछ लोगों को इसका प्रोनाउंसिएशन ना पता हो, वो अपने तौर पर हेयर इसको पढ़ जाए और फिर उसके से पहले ए लगा हुआ हो कहें ये तो बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये जहन में रख लें, लफ्ज़ों का प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। यहाँ पे एच साइलेंट है। अब जैसे मिसाल के तौर पर HOUR, आर एक घंटा है, तो एच है लेकिन एच बोला नहीं जा रहा, तो आप NR कहते हैं एक घंटा, ए हार नहीं बोलते, एच साइलेंट है, एच साइलेंट हो जाएगा, आगे ओ की साउंड आ जाएगी, ये NR का लफ्ज हो जाएगा, NR। अच्छा इसी तरह आप ये देखें, आप लफ्ज बोलते हैं ऑनेस्ट पर्सन, अच्छा असल में जो आर्टिकल लगेगा वो इस नाउन पर्सन की वजह से लगेगा, ऑनेस्ट की वजह से नहीं लग रहा, लेकिन चूंकि पर्सन से पहले हमने एडजेक्टिव ऑनेस्ट लगा दिया और उसकी स्टार्टिंग साउंड वॉल साउंड है, तो अब एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन अब ये हो जाएगा। तो अब ये अच्छी तरह से आपने ज़हन में रखना है कि बाज़ ऐसा वर्ड हमारे सामने आता है जो लेटर एच से शुरू हो रहा है और वहाँ पे एच साइलेंट है, तो वहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हुए देखेंगे कि जो एच साइलेंट हो जाने की वजह से वहाँ पर जो स्टार्टिंग साउंड है वो कौन सी है, वो वॉल साउंड है, तो उससे पहले एन इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ लेटर्स AEIOU में से कोई ना कोई मौजूद होता है लेकिन वहाँ पर वॉल साउंड नहीं होती। आप ज़रा गौर करें, आप देखें, आप कहते हैं किसी की परफॉर्मेंस जो है ना वो A1 रही, अब आप ज़रा गौर करें, 1 O से शुरू हुआ है और हम कहते हैं AEIOU, O को हम उसके अंदर शामिल कर रहे हैं, A1 हम कह रहे हैं, N1 कहना चाहिए, AEIOU को हम वॉल लेटर्स कह देते हैं, लेकिन नहीं बेटा, बात यह है कि 1 जब हम बोलते हैं, अच्छा एक तो बोलने का अंदाज देखें, हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं इंग्लिश के, इंग्लिश हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है, हमारी कौमी मकामी ज़बान नहीं है इंग्लिश, लिहाजा एक बात ध्यान में रखें, इसकी वजह से इंग्लिश का जो सही एक्चुअल करेक्ट लहजा है वो हमें नहीं आता, इस बात को एक्सेप्ट करें। इंग्लिश का जो सही जो लहजा है बोलने का वो हमें नहीं आता क्योंकि ये हमारी ज़बान नहीं, तो लिहाजा कभी भी ये मेयार ना बनाए कि जी हम इस तरह बोलते हैं इस लफ्ज़ को, तो ये हम इस तरह बोलते हैं, ये हम बोलते हैं। हमने देखना ये है कि जिनकी ज़ुबान है यानी इंग्लैंड के और अमेरिकन्स, वो उन लफ्ज़ों को किस तरह बोलते हैं, असल स्टैंडर्ड वो है, क्योंकि ज़बान उन्हीं की है, ज़बान उन्हीं की है, लिहाजा उन्हीं के बोलने का अंदाज, उन्हीं के बोलने का लहजा जो है ना वो स्टैंडर्ड का, उसको हम मतलब देखेंगे और नहीं, ये बात ज़हन में रखेंगे आप अच्छी तरह से। तो एन ऑनेस्ट, तो हम बात ये कर रहे थे 1 के ऊपर जो है ना, जो प्योर इंग्लिश लहजा है उसके अंदर ओ की जो साउंड, ये 1 की जो स्टार्टिंग साउंड है या W की, आप ये देखें यहाँ पर है ये W की साउंड, लेकिन ये जो W की साउंड है इसको देखें ज़रा गौर करें, होंठ बोलोगे और ये हलक में योवला जो है वो टच करेगा ये मतलब नीचे ज़बान के साथ, और वहाँ से जो है ना जैसे हम मतलब वो उर्दू के अंदर खे या गैन की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना। अब ज़रा गौर करें, उर्दू के अंदर जो खे, खातून में जो स्टार्टिंग साउंड खे आती है या गैन की जो मतलब गुब्बारे की जो स्टार्टिंग साउंड है वो, ये यहाँ से ये हमारा युवला जो है ना वो हमारी जो बैक ऑफ द टंग है ना उसको टच कर रहा होता है, युवला जो है ना यहाँ हलक के अंदर, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जो 1 बोलते हुए या W की जो साउंड है ये वही साउंड है, उसके अंदर होता ये होंठ गोल हो जाएंगे
और यहां से हलक से योवुला बैक ऑफ द टंग को टच करेगा, हल्की सी गाइन की तरह की साउंड, वन वन यूं करके बोलेंगे। हम तो कह देते हैं वन, वन भी कहे ना वन, तो ये भी वॉल साउंड नहीं बनती इंग्लिश के एतबार से अगर हम वन भी कहते हैं। देखिए जरा फर्क करें, वन जब हम कहते हैं तो वन में हम करते ये हैं कि हमारे लोअर लिप अपर टीथ को टच कर रहे होते हैं, वन यूं, ये अपर टीथ और लोअर लिप एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, वन। वाओ की जो उर्दू की जो वाओ की जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर हम वन भी कहें तो भी ए वन कहना पड़ेगा, लेकिन अगर प्योर इंग्लिश साउंड प्रोड्यूस करें यहाँ पर डब्ल्यू वाली, तो वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है और उसमें होंठ जो है ना वो गोल होंगे, आवाज जो है यहाँ हलक से जो है ना वो क्रिएट होगी, हलक से जो है वन यूं करके ये साउंड प्रोड्यूस होगी। तो बहरहाल इस वजह से यहाँ पर ए वन बोला जाता है, एन वन कभी जो है ना वो नहीं बोला जाता, गलत हो जाता है। अच्छा, इसी तरह आप यू से देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास एक लफ्ज है यूनिवर्सिटी, आम इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज है, और आपके पास लफ्ज है अम्ब्रेला। आप जरा इन दोनों लफ्जों के ऊपर गौर करें। स्टार्टिंग लेटर यू, यहां पर भी स्टार्टिंग लेटर यू दोनों जगह, लेकिन आप जरा गौर करें, अम्ब्रेला की स्टार्टिंग साउंड है आ, और ये आ जो है ये वॉल साउंड है, तो यहां पर तो आप एन इस्तेमाल करेंगे, एन अम्ब्रेला कहेंगे। और यूनिवर्सिटी में जो स्टार्टिंग साउंड है वो यू। अब जरा यू की साउंड प्रोड्यूस करें, आप देखेंगे कि आपकी जो टंग है, ये देखिए जरा गौर करें इसके ऊपर, आपकी टंग है, टंग जुबान जो है वो ऊपर कोटती है, हार्ड पैलेट के करीब चली जाती है, टच नहीं कर रही होती, हार्ड पैलेट के करीब करीब छूने के करीब हो जाती है, छू नहीं रही होती, उसको टच नहीं कर रही होती। ये पैसेज नैरो हो जाता है। इस पैसेज के नैरो हो जाने की वजह से भी साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, उसको जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। तो लिहाजा इन तमाम सूरतों में हम ए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यूरोपियन का लफ्ज है EUROPEN। अब स्टार्टिंग ई से हो रही है, वॉल लेटर्स के अंदर आता है, AEIOU, ई भी है यू भी है, दो वॉल लेटर्स है। लेकिन आप देखिए ई साइलेंट हो जाता है और यू की स्टार्टिंग साउंड फिर वो यूनिवर्सिटी वाली स्टार्टिंग साउंड, तो लिहाजा वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है, वहां पर भी हम ए इस्तेमाल करेंगे। तो ए और एन का जो डिफरेंस है वो इस तरह से सामने आता है। ए और एन का जो डिफरेंस है कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए इस्तेमाल करना है, वॉल साउंड से पहले, तो ये असल में साउंड को ज़हन में रखना है आपने, वॉल साउंड से पहले हमने एन इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब आप ये देखें, हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये जो डेफिनेट आर्टिकल है इसका प्रोनाउंसिएशन है वो दी और दा दोनों बोले जाते हैं, दोनों ठीक है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि अगर आप दी बोलते हैं और हमेशा दी बोलते हैं तो गलत है, और अगर आप इस लफ्ज को दा बोलते हैं और हमेशा दा बोलते हैं तो भी गलत है। ये चीज़ ज़हन में रखें। प्रोनाउंसिएशन दी भी ठीक है, दा भी ठीक है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी सिचुएशन। ये नहीं है कि हर जगह आप इसको दी बोलते गए, हर जगह इसको दा बोलते गए, गलत हो जाता। अच्छा, अब ये भी असल में साउंड का प्रॉब्लम है। अब ये ज़हन में रखें, इसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा उसकी स्टार्टिंग साउंड अगर वॉल साउंड होगी तो इसका प्रोनाउंसिएशन है दी। इसके बाद आने वाले वर्ड की स्टार्टिंग साउंड अगर वॉल साउंड है तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन है दी, और अगर इसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, इसके बाद आने वाले वर्ड की स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट है तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन है दा। आप ये देखें, ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज है, ऑर्गेनाइजेशन, ओ
तो आप स्टार्टिंग साउंड को देखें, वॉल साउंड है, आप बोलेंगे दी ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन नहीं, गलत हो जाएगा। कॉलेज है, आप बोलेंगे द कॉलेज, दी कॉलेज नहीं, गलत हो जाएगा। यूनिवर्सिटी है, स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, अभी हमने डिस्कस किया, तो द यूनिवर्सिटी बोलेंगे, दी यूनिवर्सिटी बोलना गलत, द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी। लेकिन आप देखिए, अच्छा बहुत ही आम सी एग्जाम्पल, बहुत ही आम सी एग्जाम्पल, आप देखो मूवी है, ड्रामा है, एंड होता है ना, आप कहते हैं दैट इज दी एंड। द एंड भी कभी सुना है किसी से बोलते हो? कभी नहीं सुना होगा। द एंड जो है ना, हमेशा बोला जाता है दी एंड, दी एंड बोला जाता है हमेशा। वो इसीलिए बोला जाता है कि आगे जो एंड में जो स्टार्टिंग साउंड है ए, ये वॉल साउंड है, इसकी वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन दी है, दी एंड। तो ये ज़हन में रखेंगे, ये फ़र्क जो है ना वो आपने ज़हन में रखना है। या वैसे तो ये हम मतलब बोलने के अंदर ये फ़र्क आता है, हमारा यहाँ पे ताल्लुक जो है उसकी ग्रामेटिकल एप्लीकेशन से है, लेकिन बहरहाल बोलते हुए भी आप कोशिश करें, सही बोला करें कि वॉल साउंड से पहले आपने इसको दी बोलना है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द बोलना है। तो अब यहाँ पर इसकी हम मतलब ग्रामेटिकल एप्लीकेशन की तरफ आते हैं कि ग्रामेटिकली इसको हमने कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ किन नाउन्स के साथ। अच्छा, अब आप ये देखें, इसका नाम है डेफिनेट आर्टिकल। इसका मतलब ये होगा जिस भी नाउन के साथ इसको हम इस्तेमाल करेंगे, या तो वो डेफिनेट होगा या उसको डेफिनेट बनाया जाएगा। ये दो मेन जो मोटे मोटे से पॉइंट्स है ना, मेन दो, या तो वो ऑलरेडी डेफिनेट होगा या हम उस नाउन को डेफिनेट बना रहे हैं। डेफिनेट नहीं है तो हम उसको डेफिनेट करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में उसके साथ ये डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। ये दो बातें तो अच्छी तरह से मेन जो मगज है इस पूरे डेफिनेट आर्टिकल की एप्लीकेशन की, ये दो बातें, इसको आप अच्छी तरह से जो है ना वो ज़हन में रखेंगे। या तो जिस नाउन से पहले हम अटैच कर रहे हैं वो नाउन ऑलरेडी एक डेफिनेट आर्टिकल है, या उसको हम डेफिनेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं जो ऑलरेडी एक डेफिनेट नाउन है, यानी कोई प्रॉपर नाउन। तो कौन कौन से प्रॉपर नाउन के साथ हम ये डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, तो अब आप देख लें, इसकी एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बिफोर अ प्रॉपर नाउन which is the name of a tribe or nation। एक ऐसे प्रॉपर नाउन से पहले जो प्रॉपर नाउन किसी ट्राइब या नेशन का नाम है, कौम का नाम है, ये ज़हन में रखें। एक पूरी लिस्ट है ये प्रॉपर नाउन्स की, हम पूरी लिस्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ एग्जांपल्स भी देखते चले जाते हैं। देखिए, ट्राइब है, कबीला है, बिरादरी है, ज़ात है, तो उससे पहले उसका नाम जब आता है ना, तो उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, बुक 2 सेकेंड ईयर के अंदर बुक 2 आपने पढ़ी, और उस बुक 2 के अंदर आपने एक लेसन पढ़ा। बुक 2 के अंदर वो जो लेसन था स्पेन के हवाले से, द जूल ऑफ द वर्ल्ड, उसको अगर आप जहन में लाएं, उसका पहला पहला स्टार्टिंग पैराग्राफ उस अपने लेसन का, द जूल ऑफ द वर्ल्ड का जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है, उसको अगर आप जहन में लाएं, तो पहले ही सेंटेंस के अंदर वो ये क्या देता है, पहले ही सेंटेंस के अंदर क्या देता है कि दी अब्बासिड्स, वहां पे लफ्ज इस्तेमाल होगा दी अब्बासिड्स, और दी उमैयद्स, ये लफ्ज इस्तेमाल। आप जरा गौर करें, दी अब्बासिड्स, ये अब्बासी खानदान कबीला है, एक ज़ात है, कबीला है, पूरा एक ग्रोह है, और उस ग्रोह का नाम लिया गया तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल। इसी तरह से उमैयद्स, उमवी खानदान है, उमवी कबीला, तो उनका नाम आया तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। दी उमैयद्स का लफ्ज़ इस्तेमाल आया या दी अब्बासिद्स का लफ्ज़ आया।
कि इन 750 द अब्बासिड्स ओवरटर्न्ड द उमय्यद्स, कि 750 के अंदर अब्बासियों ने उमवियों का तख्ता उलट दिया 750 ईस्वी में। अब वहाँ पर आप देखें कि ये अब्बासिड्स और उमय्यद्स ये ट्राइब्स हैं, कबीलों के नाम हैं। उनके नाम जब आए हैं तो उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल हुआ। इसी तरह कोई भी मतलब नेशन का नाम है, आप मतलब मुस्लिम्स कहते हैं तो आप उसके साथ द मुस्लिम्स लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, द मुस्लिम्स कहेंगे। इसी तरह से कोई भी दूसरी कौम, इंग्लिश मिसाल के तौर पर, लफ्ज इंग्लिश के ऊपर गौर करें। इंग्लिश लैंग्वेज भी है और इंग्लिश जो इंग्लैंड के रहने वाले लोग हैं उनको भी इंग्लिश कहते हैं। कौम अंग्रेज, उनको भी हम इंग्लिश कहते हैं, अंग्रेजी जुबान को भी हम इंग्लिश कहते हैं। तो जब ये अंग्रेज कौम है तो फिर उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल। इसी तरह आप लफ्ज फ्रेंच इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंच कहते हुए अगर ये फ्रेंच लैंग्वेज है फिर तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं। अगर तो सेंटेंस के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज की हम बात करें फिर इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन फ्रेंच नेशन, पीपल, लोगों के लिए आ रहा है तो फिर इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल है। जब ये लोगों के लिए आ रहा है, पीपल के लिए आ रहा है लफ्ज फ्रेंच, तो फिर इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल है। और जब ये मतलब कौम के लिए आ रहा है तो फिर इसके साथ, कौम के लिए है तो फिर तो डेफिनेट आर्टिकल है। जब ये लैंग्वेज के लिए है तो फिर कोई आर्टिकल नहीं है, फिर गलत हो जाएगा आर्टिकल अगर ये लैंग्वेज के लिए आने वाले अल्फाज। अच्छा, यहाँ पे एक और लफ्ज गौर करें आप, इंग्लिश के साथ आगे एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, लफ्ज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, लफ्ज लैंग्वेज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, दी इंग्लिश लैंग्वेज, दी इंग्लिश लैंग्वेज। अब डेफिनेट आर्टिकल आपने लगाया, अब ये ठीक है। अब अगर दी नहीं लगाएंगे तो गलत होगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। अब इस सूरत में आप देखें अकेला लफ्ज हमने इंग्लिश लिखा और इससे मुराद है अंग्रेजी जुबान। इस सूरत में इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन यहां पर आपने इंग्लिश के साथ आगे लफ्ज लैंग्वेज, तो जुबान के मतलब में आपने लफ्ज लैंग्वेज अटैच कर लिया और इंग्लिश यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया और वो भी अंग्रेज़ों के लिए। हम कहते हैं अंग्रेज़ों की ज़ुबान। अब इस सूरत में डेफिनेट आर्टिकल ज़रूरी हो गया जब आपने ये लफ्ज लैंग्वेज अटैच किया, क्योंकि लफ्ज इंग्लिश की जो एप्लीकेशन है या जो मीनिंग है वो बदल गया यहाँ। तो अब इस सूरत में आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लाजमी तौर पर लगाएंगे। दी इंग्लिश लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे, दी इंग्लिश लैंग्वेज आप ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात अच्छी तरह से जो है ना वो ज़हन में रखें, अच्छी तरह से ये चीज़ जो है ना वो ज़हन में रखेंगे आप लोग। तो अच्छा, ये ट्राइब और नेशन को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि ये जो डेफिनेट आर्टिकल है, नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, सीज, दरियाओं के नाम है, समंदरों के नाम है, तो उनके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। दरियाओं और समंदरों के नामों के साथ, रिवर्स, ओशंस, सीज, इनके नामों के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। किसी भी दरिया का नाम है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर है,
लेकिन जब वो इंग्लिश सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होगा तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम अपनी ज़ुबान में उर्दू में दरियाए सिंध कहते हैं, लेकिन आप किसी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर आप कहते हैं इंडस रिवर या इंडस, सिंध को सिंध भी कह देते हैं, तो दोनों सूरतों में डेफिनेट आर्टिकल है दी इंडस रिवर। रावी आप लिखते हैं तो आप द रावी कहेंगे, चनाब है तो द चनाब कहेंगे, आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे जब ये इंग्लिश सेंटेंस के अंदर लफ्ज चनाब आएगा। और इससे मुराद कोई होटल नहीं, इससे मुराद किसी मैगजीन का नाम नहीं, इससे मुराद किसी कोई दरिया है, चनाब से मुराद, चनाब दरिया का नाम है तो फिर उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, दरियाए चनाब जब आप कहेंगे। इसी तरह दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी दरिया, मिसाल के तौर पर दरिया नील, तो नाइल का लफ्ज आता है, नाइल उस दरियाए नील को कहते हैं, तो द नाइल कहेंगे। और फिर एक दफ़ा फिर आप एग्जाम्पल देखें अपने लेसन की, उसी द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड की, उसी पहले ही पैराग्राफ के अंदर यूफ्रेट्स रिवर, दरियाए फरात का जिक्र है, UPHEUPHRATES, यूफ्रेट्स है, तो वहां पर द यूफ्रेट्स है, दरियाए फरात, द यूफ्रेट्स, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल मौजूद है, द यूफ्रेट्स। तो ये चीज़ जो है ना, वो किसी भी दरिया का नाम आप ले। इसी तरह कोई भी समंदर, मिसाल के तौर पर हमारा जो कराची है वो बहरे अरब के किनारे है और बहरे हिंद, इंडियन ओशन है, इसको इंडियन ओशन कहा जाता है, और अरेबियन सी, बहरे अरब, अरेबियन सी कहा जाता है। अब आप ये देखो, दी इंडियन ओशन और दी अरेबियन सी, दोनों सूरतों में डेफिनेट आर्टिकल, दी इंडियन ओशन, दी अरेबियन सी, दोनों सूरतों में इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल। तो ये चीज ज़हन में रखें। और यहां से एक बात और भी ज़हन में रखेंगे कि किसी झील का नाम है, झील का नाम, लेक का नाम जो है ना, उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते, कि लेक से पहले, कोई भी लेक है तो उससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस वहां पर भी है कि अगर वो जो झील का नाम है अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो फिर वहां डेफिनेट आर्टिकल, झील का नाम अगर प्लूरल फॉर्म में है तो फिर उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल है। झील का नाम अगर सिंगुलर फॉर्म में है, कोई भी झील है, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं। सैफुल मुलूक आप किसी इंग्लिश सेंटेंस में इस्तेमाल करें, झील सैफुल मुलूक, तो लेक सैफुल मुलूक लिखेंगे, द लेक सैफुल मुलूक लिखना गलत, द नहीं आएगा, ये चीजें में रखेंगे। तो किसी झील के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते अनलेस इट इज इन प्लूरल फॉर्म। मिसाल के तौर पर प्लूरल फॉर्म की अगर हम एग्जांपल लें तो अमेरिका के अंदर झीलों का एक सिलसिला है, उसे कहते हैं ग्रेट लेक्स, नाम है उसका ग्रेट लेक्स। तो अब बेटा ये चूंकि प्लूरल फॉर्म में लेक्स आ रहा है तो फिर इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा लेते हैं, द ग्रेट लेक्स कहते हैं, द ग्रेट लेक्स, ये एक्सप्रेशन जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ इसी के साथ है और किसी के साथ नहीं है। मतलब कहीं भी प्लूरल फॉर्म में अगर झीलों का नाम है तो फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। सिंगुलर फॉर्म में किसी भी झील का नाम है तो कोई आर्टिकल नहीं है। हाँ, दरिया, समंदर सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनके साथ लाजमी तौर पर आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना। तो अभी स्टूडेंट्स ये आज के लिए बस अभी हम इतना ही देखेंगे, मज़ीद इसके ऊपर बात अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। अभी कुछ और प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके साथ ये डेफिनेट आर्टिकल लगता है, उसकी डिटेल फिर हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।